हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि आगामी सबसे बड़ा जो जुडिशियल सर्विस का एग्जाम आपके सामने निकल कर आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि बिहार जुडिशियल सर्विस है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि बिहार जुडिशियल सर्विस में लॉ के लगभग 18 सब्जेक्ट होते हैं और वो 18 के 18 सब्जेक्ट अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल को अदा करते हैं। और आज मैं रवि झा आपके साथ बिहार जुडिशियल सर्विस के जिस सब्जेक्ट को लेकर आया हूं और जिस टॉपिक को लेकर आया हूं, अगर आपने कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा कि जैसा कि आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले है, सेक्शन 61 से लेकर 69 तक जितने भी सेक्शंस हैं, आमतौर पे हर एक सेक्शन से अलग अलग सालों में अलग अलग रूपों में आपसे सवाल पूछा गया है। और ये बात है आपके चैप्टर नंबर 6 की, जो बात है आपको सीआरपीसी के अंदर, जिसके अंदर अमूमन चर्चा की गई है कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति को बाध्य या मजबूर किया जा सकता है कोर्ट तक लाने के लिए। ये बात अलग है कि इसके बहुत सारे प्रारूप आपको देखने को मिलेंगे, चाहे हम समन्स की बात करें या हम वारंट की बात करें या हम अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी की बात करें, तो जाहिर सी बात है वो बात भी आपके साथ अलग अलग मुद्दों पे या अलग अलग समय पर चर्चा के रूप में शामिल किया जाएगा। फिलहाल अगर हम सिर्फ और सिर्फ समन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हम समन को समन्स क्यों कहते हैं, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। तो एज वी ऑल नो कि समन्स जब भी इशू किया जाता है, कोर्ट के माध्यम से इशू किया जाता है, हमेशा वो एक ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट कॉपी में इशू किया जाता है जिसके ऊपर उस व्यक्ति के सिग्नेचर्स होते हैं। आफ्टर दैट ओरिजिनल कॉपी आपकी कोर्ट में सबमिट हो जाती है और डुप्लीकेट कॉपी उस व्यक्ति को हैंडओवर कर दी जाती है। तो जितना आपको अभी तक जानकारी मिली कि समन हमेशा 2 कॉपी में कोर्ट से निकाला जाता है, तो शायद यही वजह है कि इसको समन्स की संज्ञा दी जाती है। अब अगर हम सेक्शन 61 की बात करते हैं तो आमतौर पर यह आपको कहता है फॉर्म्स ऑफ समन्स, यानी कि समन का प्रारूप क्या होता है या इसका तरीका क्या होता है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बात करूं तो आपको यहां पे समझने की जरूरत है कि जितने भी समन्स इशू किए जाते हैं वो कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं। वो समन्स हमेशा एक लिखित फॉर्मेट में होते हैं, उनके साथ एक डुप्लीकेट कॉपी भी अटैच होकर जाती है, उसके ऊपर आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर भी लगे होते हैं, उसके ऊपर उस कोर्ट की बकायदा मुहर भी लगी होती है और आमतौर पे उसके अंदर इस बात का भी जिक्र किया होता है कि आप किस व्यक्ति को बुला रहे हैं, किस दिन बुला रहे हैं और किस कोर्ट में बुला रहे हैं। इतनी बातें आपको सेक्शन 61 में देखने को मिलती है। उसके बाद जब हम सेक्शन 62 की बात करते हैं तो यह आमतौर पर बात करता है कि समन्स किसके द्वारा सर्व किया जाता है। आमतौर पे अगर राज्य सरकार ने कोई ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है तो उसके माध्यम से समन्स को सर्व किया जा सकता है। अगर कोर्ट ने स्पेशली किसी व्यक्ति को इसके लिए अपॉइंट कर रखा है तो उसके माध्यम से भी समन्स को सर्व किया जा सकता है। और आमतौर पे ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा भी आप किसी व्यक्ति को समन्स सर्व करवा सकते हैं। ये बात आपकी धारा 62 के अंदर कही गई है। उसके बाद जब हम सेक्शन 63 को लेकर चर्चा करते हैं तो अमूमन ये बात करता है कि चलिए जब तक आप किसी व्यक्ति को समन सर्व करने की बात करते हैं तो चलिए वहां पे हमने देख लिया कि 62 में आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, उनकी मदद से आप समन्स को सर्व कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट कि जब आप किसी कॉर्पोरेट बॉडीज या सोसाइटीज को आप समन्स सर्व करते हैं तो आमतौर पे वहां पर आप देखेंगे कि उनका क्या कोई सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, क्या उस संस्था का कोई लोकल मैनेजर है, क्या उस संस्था का कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है, और अगर है तो आप उनको बकायदा समन्स सर्व करते हैं। तो हम ये प्रिजम्पशन ड्रॉन करके चलते हैं कि वो समन्स उस कॉर्पोरेट बॉडीज, सोसाइटीज या संस्था को सर्व कर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम सेक्शन 64 की बात करते हैं तो ये बात करता है कि आमतौर पे जिस व्यक्ति को आपको समन्स सर्व करना था वो व्यक्ति लाख कोशिशों के बावजूद आपको नहीं मिल पा रहा है या अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अमूमन समन्स के केस में परंपरा ये होती है कि कोर्ट ने जिस व्यक्ति के नाम समन्स को इशूड किए हैं उसी व्यक्ति को संबंधित अधिकारी या प्राइवेट पर्सन या कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा हैंडओवर किया जाएगा। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जब आप जाएं वो घर पे मिले ही, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो आमतौर पे आप ये देखते हैं कि वैसे तो अगर
कोशिश यही होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को पर्सनली आप समन्स को हैंड ओवर करें। लेकिन कई बार जब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है तो आप ये देखते हैं क्या उस व्यक्ति के परिवार में कोई अडल्ट मेल मेंबर है, और अगर अडल्ट मेल मेंबर होता है तो आप उसको भी इजीली समन्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात अलग है कि इसके दायरे में आपका जो सर्वेंट होता है या जो आपका नौकर होता है वो फैमिली टर्म में कंसीडर्ड नहीं किया जाता। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है कि सर व्हाट अबाउट अडल्ट फीमेल मेंबर, क्या ऐसे भी प्रावधान है जहां पर आप फीमेल मेंबर्स को समन्स सर्व कर सकते हैं? तो देखिए, वैसे तो सीआरपीसी में इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन अगर हम इन प्रैक्टिकल बात करते हैं तो इसका जवाब है हाँ, वास्तव में आप अडल्ट फीमेल मेंबर को जो उस परिवार की एक सदस्य के रूप में है आप उनको दे सकते हैं। इसमें आई डोंट थिंक सो कहीं कोई लीगल लैकुना या टेक्निकलिटीज का कोई इशू क्रिएट हो सकता है। उसके बाद अगर हम सेक्शन आपके अगले बात करते हैं कि भैया ये देख लीजिए कि व्हेन सर्विस ऑफ समन्स कैन नॉट बी इफेक्टेड, इसका मतलब ये है कि आप जिस व्यक्ति को समन्स इशू करना चाहते हैं वो व्यक्ति आपको पर्सनली मिल नहीं रहा है, उसके परिवार में कोई अडल्ट मेल या फीमेल मेंबर नहीं है, अगर कोई है तो वो लेना भी नहीं चाह रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आपके पास सबसे बड़ा काम ये होता है कि जिस जगह पर वो व्यक्ति रहता है या यूजुअली जहां पर वो वॉक ऑन करता है वहां पर उस समन्स की नंबर ऑफ फोटो कॉपीज को आप डिस्प्ले की तरह वहां पर चिपका देते हैं और कोर्ट में आप एक प्रूफ के रूप में पेश कर देते हैं कि हुजूर मैं तो चाहता था उस व्यक्ति को खुद अपने हाथों से समझ दूं, लेकिन वो व्यक्ति अवेलेबल हो ही नहीं रहा है, उसके परिवार में कोई सदस्य है ही नहीं जो समन्स को रिसीव करे। तो आमतौर पे कोर्ट के पास दो विकल्प है, या तो वो ये प्रेजम्पशन ड्रॉन करके बैठेगी कि हाँ भाई समन्स सर्व हो चुका है, और या तो कोर्ट क्या करती है ये उसके लिए एक सेकंड चांस होता है कि कोई बात नहीं, पहली बार अगर समन्स इफेक्टिव नहीं हुआ नॉट एन इशू, हम दूसरी बार में इसको फिर से कैरी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जब हम सेक्शन 66 की बात करते हैं तो ये बात करता है गवर्नमेंट सर्वेंट की, और गवर्नमेंट सर्वेंट का सिंपल सा क्राइटेरिया है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को आप एज अ पार्टी या एज अ विटनेस आप कोर्ट में कॉल करना चाहते हैं तो उसका जो चीफ ऑफिसर है या उसका जो इमीडिएट ऑफिसर है आप उसके नाम समन्स को इशू करेंगे, वो उसके ऊपर साइन करेगा और फिर वो कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट को वो समन्स की कॉपी दे दी जाएगी। उसके बाद अगर हम सेक्शन 67 की बात करते हैं तो देखिए हर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक अधिकार क्षेत्र होता है, आप अपने अधिकार क्षेत्र में ही आप समन्स को सर्व करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में रहता है तो क्या समन्स आप सर्व नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। वहां पर आपको ये पता करने की जरूरत है कि आखिर वो व्यक्ति किसके अधिकार क्षेत्र में रह रहा है, वहां का कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन है, उसको आप एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो फिर समन्स को वैसे ही सर्व करवाता है जैसे वो काम उसके खुद का कोर्ट का हो। उसके बाद 68 की अगर हम बात करते हैं तो इसका लिंक आपको 67 से मिलेगा, और 67 में जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द जुरिस्डिक्शन को लेके। तो इसका तात्पर्य ये है कि आमतौर पे जो व्यक्ति या जिस पुलिस अधिकारी के द्वारा उस समन्स को सर्व किया गया है वो अपना एक पर्सनल एफिडेविट भी अटैच करके देता है जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि हमारे न्यायालय से जो हमें आदेश मिला था उसका पूर्ण रूप से अनुपालन मेरे ही द्वारा करवाया जा चुका है, और ये रहा उसका प्रमाण। और जब हम धारा 69 की बात करते हैं तो आमतौर पर यह कहता है कि देखिए जब आप किसी विटनेस को कॉल करते हैं तो उसके लिए आप समन्स को पर्सनली हैंडओवर ना भी करें तो चलेगा, आप उनको बाई पोस्ट भेज दीजिए। अब बाई पोस्ट भेजने में दो दिक्कत आती है, या तो उनको मिलेगा या तो उनको नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत तब होती है जब वो जानते हैं कि ये लेटर उनके लिए आया है एंड डिस्पाइट ऑफ दैट ही इज नॉट विलिंग टू इंटरटेन इट। तो आमतौर पे अगर डाकिया ये लिख देता है कि कंसर्न पर्सन घर पे मौजूद था या अडल्ट मेल मेंबर घर पे मौजूद थे और उन्होंने समन्स को लेने से मना कर दिया, तो फिर कोर्ट ये प्रेजम्पशन ड्रॉन करके चलती है कि द प्रोसेस ऑफ समन्स हैज बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड और डी सर्व। अगर वो व्यक्ति आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर कोर्ट क्या करती है, वारंट या आगे की प्रक्रिया को एग्जीक्यूशन में डाल देती है। तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, और इसकी शुरुआत आपको सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखने को मिलती है। आमतौर पे ये समन्स का जो प्रारूप है यहाँ पर आप लोग मान के चलिए कि कॉन्सेप्ट से भी सवाल पूछे गए हैं
आपके हेडिंग से भी सवाल पूछे गए हैं और 2-3 ग्रुपों से और सवाल पूछे गए हैं, तो आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज कन्वर्सेशन। एक बार फिर कल आपके साथ एक अलग कॉन्सेप्ट को लेकर चर्चा की जाएगी और कोशिश होगी कि हर वो टॉपिक जो आपके बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसको लेकर एक हेल्दी डिस्कशन किया जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।